जय हिंद साथियों, आज हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका को समझेंगे और बहुत बेहतरीन तरीका से आपको याद होगा। एक एक चीज़ को जो है हम लोग देखते चलेंगे और पूरे कोशिका को समाप्त करेंगे। ये जो है आपका 9th क्लास में पढ़ना है, लेकिन ये कंपटीशन में किसी भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल या कोशिका के बारे में। ध्यान रखिएगा, कोशिका, सेल, पहले इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद में इसका खोज और कैसे इसकी आकृति है इसके बारे में भी समझेंगे। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक जीव का शरीर जो है कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक जीव का जो शरीर है वो कोशिका से बना होता है। समझ में ये बात ना? आगे देखिएगा ध्यान से। यानी कि कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। कह रहा है कि शरीर की सबसे छोटी यूनिट कौन सा है, यानी कि इकाई कौन सा है, तो ये कौन सा है? कोशिका। ध्यान रखिएगा, हमारा जो शरीर बना है वो जो है शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो ये कोशिका है। ध्यान रखिएगा, सामान्य कार्य करने वाले और सामान्य दिखने वाले कोशिका उत्तक का निर्माण करता है, टिश्यू का निर्माण करता है। और ये जो है उत्तक जो है अंग बनाता है। क्या बनाता है? अंग बनाता है। ठीक है, और ये अंग मिलकर अंगतंत्र का निर्माण करता है और फिर उसके बाद कंप्लीट जो है हमारे शरीर का निर्माण होता है। किसी भी इंसान का जो है शरीर जो है इसी तरह से बना है। कोशिका, उत्तक, अंग, अंगतंत्र और शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक है, जैसे ध्यान रखिएगा, जैसे घर बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं? ईंट करते हैं। ईंट में आप कहिएगा सर ईंट केवल ईंट से घर बनेगा? नहीं, उसमें आप बालू है, सीमेंट है, कंकड़ी जो भी है, लेकिन इसका मूल क्या है? मूल क्या है? ईंट है। यानी कि उसका अगर कहा जाए कि घर बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या है, तो ईंट। ईंट जो है देखिएगा ध्यान से, ईंट मिलकर क्या करता है? ईंट जोड़ जोड़कर चारों तरफ से जोड़कर हम दीवार बनाते हैं और दीवार से क्या बनता है? एक कमरा बनता है और 2-4 कमरे मिलकर एक घर का निर्माण करता है। उसी तरह से हमारा शरीर भी कोशिका, कोशिका के बाद क्या होता है? उत्तक, उत्तक मिलकर बनाता है अंग, अंग मिलकर बनाता है अंगतंत्र और उसके बाद जो है आपका शरीर का निर्माण होता है। समझ में आई बात? चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा, कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन किसमें करते हैं? तो साइटोलॉजी में करते हैं। आगे देखते हैं। देखिएगा, जीवों की कोशिकाओं के रूप है ना, रूप, आकार और संख्या काफी भिन्नता होती है। जीवों की कोशिकाओं के यानी कि रूप, आकार, संख्या में काफी भिन्नता होती है। कैसे? ध्यान रखिएगा ध्यान से, यहाँ बनाए हैं क्लेमाइडोमोनास। इसकी देखिएगा आकार, रूप कैसा है इसका। यहाँ जीवाणु देखिएगा, जीवाणु का रूप कैसा है। यहाँ अमीबा बनाए हैं, अमीबा कैसा है। उसके बाद शुक्राणु देखिएगा, इसका रूप जो है तरह तरह का हो सकता है, इसका आकार भी तरह तरह का हो सकता है और इसकी हर एक जीव में इसकी संख्या भी अलग अलग हो सकती है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, कोशिका कम से कम यानी कि 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। कोशिका जो है कम से कम 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है एक कोशिका है जिसका नाम है प्लूरोन्यूमोनिया, है ना, प्लूरोन्यूमोनिया। ये कोशिका है जो सबसे छोटी कोशिका है। ये जो है प्राणी बैक्टीरिया है, एक सबसे छोटी कोशिका या प्राणी बैक्टीरिया कह सकते हैं। लेकिन हम लोग के परीक्षा में जो पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका पृथ्वी पर कौन है, तो माइक्रोप्लाज्म है। तो देखिएगा ध्यान से, करा कि मोनेरा जगत में, मोनेरा जगत के सदस्य में सबसे छोटी जीवित जीव कौन सा है या कोशिका कौन सा है, क्वेश्चन पूछेगा तो ये हो जाएगा माइक्रोप्लाज्म। माइक्रोप्लाज्म जो होता है, इसका जो है व्यास, इसकी आकृति जो होता है 0.2 से 0.3 माइक्रोमीटर होता है। समझ में आई बात ना? तो ये न पूछकर डायरेक्ट पूछता है ये वाला, आपके प्रश्न में ये आएगा कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइक्रोप्लाज्म। कहेगा माइक्रोप्लाज्म जो है किस जगत में आता है, तो मोनेरा जगत में आता है। किस में आता है? मोनेरा जगत में आता है। चलिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन दूसरा पूछेगा कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो ये हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा है। देखिएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा 170 × 135 मिलीमीटर का होता है। समझ में आया ना? तो सबसे छोटी कोशिका कौन हो जाएगी? माइक्रोप्लाज्म। और सबसे बड़ी कोशिका कौन हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। आगे चलिए ध्यान रखिएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? लंबी कोशिका जो है ये है न्यूरॉन, या इसी को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सा है, तो ये हो जाएगा न्यूरॉन और तंत्रिका कोशिका है। किसी किताब में बड़ी कोशिका दिया है। बड़ी देखिएगा ध्यान से, बड़ा और लंबा में यानी कि अंतर होता है।
बड़ा का मतलब चारों तरफ से, लेकिन लंबाई मतलब कि पोल जैसे आप देख रहे हैं उस तरह से। तो ये लंबी कोशिका कौन सी है? तो न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका है। लेकिन मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो अंडाणु है, जो फीमेल में पाया जाता है, यानी कि मादा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो ये है शुक्राणु। कौन सा है? शुक्राणु। ये मेल में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे यानी कि कहेगा छोटी कोशिका कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका शुक्राणु। समझ में आई बात? ये जो है शुक्राणु, बड़ी कोशिका और छोटी कोशिका मिलकर ये निषेचन करता है, तब एक बच्चे का निर्माण होता है। ये भी आप जानते हैं, जब जन्म पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, कुछ जीवों का शरीर एक कोशिका का बना होता है, मतलब कि एक ही कोशिका से किसी जीव का शरीर बन जाता है। वो जीव कौन कौन से है? उदाहरण क्या है? तो देखिएगा ध्यान से, अमीबा। अमीबा जो है एकल कोशिका है, एकल कोशिका जीव है। यहाँ देखिएगा पैरामेसियम, ये भी एक कोशिकीय है। उसके बाद देखिएगा ध्यान से क्लेमाइडोमोनास, ये भी एक कोशिकीय जीव है। समझ में आए? अब ध्यान रखिएगा, बहुकोशिकीय, जिसका शरीर जो है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे बहुकोशिकीय कहते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव का शरीर जो है अनेक कोशिकाओं से बना होता है। जैसे जंतु आ जाएगा मानव, इसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे आ जाएंगे, जैसे शैवाल, कवक, मॉस, उसके बाद फॉर्न। ये जो है आपके ये क्या आ जाएंगे? बहुकोशिकीय जीव हैं, है ना। तो बहुकोशिकीय में देखिएगा मानव भी आ जाएगा, शैवाल भी आ रहा है, कवक भी आ रहा है, फर्न भी आ रहे हैं। ये सब जो है आपका बहुकोशिकीय जीव में आएगा। ठीक है, हमारा शरीर बहुकोशिकीय यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। समझ में आई बात? आगे देखिएगा, नोट करके लिखे हैं कि 60 केजी का एक मानव का शरीर जो है, 60 केजी का एक मानव के शरीर में 60 × 10⁻15 कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से कितनी कोशिकाएं पाई जा रही हैं। उसके बाद बहुकोशिकीय जीवों का जो है, देखिएगा ध्यान से, बहुकोशिकीय जीवों का विकास जो है एकल कोशिकीय से हुआ है। एक कोशिका से ही कोशिका विभाजन द्वारा बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिएगा ध्यान से, कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे अमीबा, ये जो है अपना जो है आकार बदलती रहती है। उसके बाद ल्यूकोसाइट, ये कहाँ पाया जाता है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट देखिएगा हमारे रुधिर में मौजूद जो है श्वेत कोशिकाएं हैं, जिन्हें हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। समझ में आई बात? तो ल्यूकोसाइट भी ये क्या करता है? अपना आकार बदलता रहता है। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, शरीर में कोशिकाओं की संख्या बदलती रहती है ना। कोशिका क्या होता है? बदलते रहता है। कभी क्या होता है? कुछ कोशिकाएं मर जाती हैं, फिर नई कोशिका का निर्माण होता है। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के यानी कि आकार पर निर्भर करता है। जैसे ध्यान रखिएगा, एक हाथी है, तो हाथी का शरीर बहुत बड़ा होता है। तो हाथी का जो शरीर बहुत बड़ा होता है, तो उसमें कोशिकाओं की संख्या क्या होगी? बहुत अधिक होगी। उसी तरह ध्यान दीजिएगा, जैसे चूहा जो है छोटा होता है, तो उसमें कोशिका की संख्या क्या होगा? कम होगा। तो शरीर के अनुसार जो है जीवों का जो है, जीवों में कोशिकाओं का आकार जो है अधिक या कम हो सकता है। मैंने कहा हाथी में अधिक होगा और चूहे में क्या होगा? कम होगा। उसी तरह वट वृक्ष यानी कि एक बरगद का पेड़ है, उसमें जो है कोशिका की संख्या क्या होगा? अधिक होगा। और एक गुलाब का यानी कि पौधा है, उसमें क्या होगा? यानी कि कोशिका का संख्या कम होगा। समझ में बात? तो चलिए अब इसे आगे देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोशिका की खोज। अब कोशिका की खोज कैसे हुई इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम मृत कोशिका यानी कि मरी हुई कोशिका की खोज किया था 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने। ये मरी हुई कोशिका का खोज किसने किया था, या मृत कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब? 1665 ईस्वी में। अब देखिएगा, मृत कोशिका का खोज किया था। क्वेश्चन पूछता है कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया है? तो यहाँ देखिए ध्यान से, सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। ये देखिएगा डच वैज्ञानिक थे। और ये जो है देखिएगा ध्यान से, रॉबर्ट हुक कहाँ के थे? तो अंग्रेज के थे, है ना, इंग्लैंड के थे, यानी कि अंग्रेज थे, इंग्लैंड के थे। ध्यान रखिएगा। तो ये मृत कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। जबकि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? आप इतना ही याद रखिएगा, ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज, यानी कि कोशिका के अंदर देखिएगा ध्यान से, ये कोशिका है, जंतु कोशिका है, इसके अंदर ये केंद्रक है। ये केंद्रक यहाँ लिखे हैं, ये केंद्रक है, इसका खोज किया था, ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1837 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया था। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। कोशिका सिद्धांत,
क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? दो वैज्ञानिक ने दिया था। एक था स्लाइडेन, ये पादप जगत के यानी कि पादप जगत में खोज किया था कोशिका का, जबकि श्वान ये जंतु जगत में, ये देखिएगा जंतु जगत की ये कोशिका का खोज किया था। तो ये जो है स्लाइडेन जो है पादप के लिए खोज किए थे और श्वान जो है जंतु, और दोनों मिलकर क्या दिया? कोशिका सिद्धांत दिया। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और श्वान ने दिया था। कब दिया था? 1838 से 39 ईस्वी में ये सिद्धांत दिया गया था। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, कुछ विद्वान अपना मत भी दिया है और कुछ बताया भी, उसमें जोड़ा भी है। माइक्रोस्कोप आने के बाद देखिएगा ध्यान से, बहुत सारा धीरे धीरे कोशिका में खोजा गया, वो निरंतर उसका जो है ज्ञान बढ़ाते जा रहे हैं लोग। ध्यान रखिएगा, विर्चो ने 1855 में बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले मौजूद कोशिकाओं से होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताइए किसने कहा था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले मौजूद कोशिकाओं से होता है? तो किसने किया था? विर्चो, है ना, विर्चो ने किया था। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अगला कहेगा कि बताइए, कहेगा कि मैक्स सुल्ज है, एक वैज्ञानिक का नाम है मैक्स सुल्ज। 1861 में बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का पिंड है। इन्होंने कहा था कि कोशिका जो है प्रोटोप्लाज्म का क्या है? पिंड है ना, जिसमें एक केंद्रक होता है ना। ये क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है, किसने बताया था? तो मैक्स सुल्ज ने बताया था। किसने बताया था? मैक्स सुल्ज ने बताया था। अब देखिएगा ध्यान से, स्ट्रासबर्गर एक जो है विद्वान है, ध्यान रखिएगा, स्ट्रासबर्गर ये 1884 में बताया था कि केंद्रक जो है पैतृक लक्षणों की या वंशानुगति, है ना, वंशानुगति में भाग लेता है। केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। किसने बताया था? स्ट्रासबर्गर ने बताया था 1884 में। अब आगे देखिएगा ध्यान से, एक और वैज्ञानिक है, ध्यान रखिएगा, ये है एम नॉल, एक और है ई रस्का, एम नॉल और ई रस्का। 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया, और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया तो बहुत सारी कोशिकाओं में धीरे धीरे निरंतर उसका ज्ञान बढ़ाते गया है, वृद्धि करते गया है, और इससे देखना बहुत आसान हो गया है। अब देखिएगा ध्यान से, अब कोशिका के माइक्रोस्कोप के सहायता से, देखिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सहायता से अब कोशिका के अंग के बारे में जानेंगे, कोशिका के अंदर क्या क्या है इसके बारे में समझेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो है जंतु कोशिका का हम फिगर बनाए हैं। एक पादप कोशिका होता है, एक जो है जंतु कोशिका होता है। तो अभी जो है हम लोग पढ़ रहे हैं जंतु कोशिका, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, जंतु कोशिका का जो है आकृति इस तरह से होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें है, देखिएगा बीच में क्या है? केंद्रक है। क्या है? केंद्रक। तो केंद्रक जो है कोशिका का दिमाग कहते हैं। कोशिका का दिमाग कौन है? केंद्रक है। अभी आगे हम इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, सारा चीज, केंद्रक क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, ये सारा चीज हम लोग बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, तो इसमें क्या क्या होता है देखिएगा ध्यान से। इस तरह की संरचना आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से संरचना, इसे कहते हैं गोल्जी काय। क्या कहते हैं? गोल्जी काय। इसे यातायात प्रबंधक के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में डिटेल करेंगे, एक बार सुन लीजिए ध्यान से। कह रहा है कि गोल्जी काय इसे क्या कहते हैं? यातायात प्रबंधक। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो आवरण देख रहे हैं चारों तरफ, ये इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। अब कोशिका भित्ति किस में पाया जाएगा? तो कोशिका भित्ति जो है पादपों में पाया जाएगा। तो जब पादप का फिगर बनाएंगे तब वहाँ कोशिका भित्ति बता देंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा ध्यान से, कोशिका झिल्ली के अंदर जो है एक जो है लिक्विड भरा रहता है, द्रव भरा रहता है, इसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव। और केंद्रक के भीतर जो है, इस बात को समझिएगा, ये द्रव भरा रहता है, इसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। ये कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव आपस में मिलकर जीव द्रव का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? जीव द्रव। और इसी जीव द्रव के अंदर कोशिका की सारी क्रियाएं जो है समाहित होती हैं, जितने भी कार्य होते हैं इसी जीव द्रव के अंदर होता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, इस तरह का जो है फिगर बना हुआ है, इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को देखिएगा ध्यान से, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं कोशिका ऊर्जा गृह। क्या कहते हैं? कोशिका ऊर्जा गृह, क्योंकि कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम जो है यही करता है। रक्त में मिलकर ये क्या करता है? कोशिकाओं के पास जो है ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। इसे पावर हाउस कहते हैं या कोशिका ऊर्जा गृह के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, इस तरह से आप फिगर देख रहे हैं, एक पर चिकना है, इस पर डॉट डॉट नहीं है, इस पर डॉट डॉट है।
दोनों फिगर एक ही है, एक जो है चिकना है तो इसे चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहेंगे। इसे इंग्लिश में जो ER कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये जो है जिस पर चिकना है, कोई भी दाना नहीं है, इसे चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। जबकि इस पर देखिएगा ध्यान से दाने नुमा है, इसे कहेंगे दानेदार अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ध्यान से यहाँ जो है माइटोकॉन्ड्रिया एक और है। उसके बाद देखिएगा ध्यान से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बगल में एक छोटा सा फिगर है, इसे कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं? राइबोसोम। तो राइबोसोम को हम कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। और अंतःप्रद्रवी जालिका को क्या कहते हैं? तो शरीर कोशिका का जो है अंतःकंकाल है। क्या है? अंतःकंकाल, यानी कि कोशिका का हड्डी अंतःकंकाल है। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, इसके केंद्रक के चारों तरफ एक झिल्ली है, तो इसे कहेंगे केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली है कुछ वस्तुओं को जो उपयोगी है उसे अंदर लेता है, और कुछ जो है चीज़ों को जो बेकार है उसे बाहर छोड़ देता है। ये झिल्ली जो है छानने का भी काम करता है। इसके बीच में केंद्रिका देखिएगा ध्यान से। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, ये वाला फिगर बनाया है लाइसोसोम। लाइसोसोम है, लाइसोसोम देखिएगा ध्यान से, ये लाइसोसोम को हम कहते हैं आत्महत्या की थैली। जब सारी कोशिकाएं जो है काम करना बंद कर देता है तो ये क्या होता है? स्वतः फट जाता है और ये जो है कोशिका मर जाती है। तो ये इसे आत्महत्या की थैली। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने से मरता है, यानी कि पंखा से लटक गया, जाके ट्रक के आगे आ गया, तो आदमी कहता है कि आत्महत्या कर लिया। उसी तरह से जब अपने से ये फट जाता है तो इसे कहते हैं हम आत्महत्या की थैली। कौन सा हो जाएगा? लाइसोसोम। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है? ये कोशिका का विभाजन करता है। कोशिका का विभाजन कौन करता है? तो सेंट्रोसोम करता है। देखिएगा ध्यान से, सेंट्रोसोम जो है हमारे मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। हमारे जो है मस्तिष्क है इसमें नहीं पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भैया हेलमेट लगा के चलो, क्योंकि यहाँ गहरा चोट लग जाएगा। जब यहाँ जख्म बना लेगा तो कोई भी डॉक्टर बचा नहीं सकता है, ना ही भगवान बचा सकते हैं, क्योंकि वहाँ कोशिका यानी कि सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाएगा। वहाँ कोशिका का विभाजन होगा ही नहीं, तो कोई भी डॉक्टर कितना भी दवा करेगा वो क्या होगा कि वो वहाँ की जो है जख्म जो है यानी कि घाव जो है ठीक ही नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात? अब यहाँ ध्यान रखिएगा, इसीलिए ये जो है मस्तिष्क में नहीं पाया था सेंट्रोसोम। तो अभी धीरे धीरे कहेगा कि कोशिका के विभाजन नहीं होता है। कहाँ? मस्तिष्क में। लेकिन क्वेश्चन ये पूछेगा कि इस कोशिका के विभाजन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो लीवर में होता है, यकृत में होता है ना। सबसे अधिक कहाँ होता है? लीवर, यकृत में होता है। कोई चाकू मार देगा यहाँ, आराम से निकाल लेगा। तो ये जो है अपने से स्वतः जो है यानी कि क्या होगा, ये लीवर अपना जो है अपने से स्वतः ठीक हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये जो है, या बात को समझिएगा ध्यान से, सबसे ज़्यादा कोशिका का विभाजन लीवर में, यकृत में होता है। लेकिन अगर बात करें कि सब नहीं होता है तो मस्तिष्क में नहीं होता है। यातायात प्रबंधक याद कर लिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। पावर हाउस याद कर लिए, माइटोकॉन्ड्रिया को। यहाँ देखिएगा अंतःकंकाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। यहाँ ध्यान रखिएगा प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को। यहाँ ध्यान रखिएगा आत्महत्या के थैली लाइसोसोम को। कोशिका का विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। समझ में आई बात? और भी इस चीज़ में हम लोग पढ़ेंगे। अब जो है अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब अगले क्लास में मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।